तो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की बात जो है वो आज हम लोग करेंगे। उसको देखेंगे कि ये शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, और हम थोड़ा शुरुआत से देखेंगे कि कैसे इसका प्रादुर्भाव होता है, इसका उत्थान कैसे होता है, और इसके साथ साथ जो है वो हम इसको दो भागों में बांटने का प्रयास करेंगे कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में जो है वो हिंदू शिक्षा पद्धति क्या थी, हिंदू एजुकेशन सिस्टम क्या था, और मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम क्या था। तो ये इसका दो पार्ट जो है वो मुख्य रूप से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यानी जो मेडिकल इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इसके दो भागों को हम दो भागों में इसे हम बांटने का प्रयास करेंगे। भारतवर्ष में बौद्ध शिक्षा की उन्नति जो है वो 7वीं शताब्दी के अंत तक अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच चुका था। ये हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में बात की थी कि जो 7वीं शताब्दी है तब तक जो है वो बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो है वो काफ़ी ऊपर था। भारतीय विद्यार्थी ही नहीं बल्कि सैकड़ों विदेशी विद्यार्थी जो है वो शिक्षार्थी जो है वो भारत में आकर संस्कृत, तर्कशास्त्र, न्याय, ज्योतिष, व्याकरण आदि विषयों का गहन अध्ययन करते थे। मात्र शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में भी भारत का स्थान 7वीं शताब्दी तक के जो अंत है उस वक्त जो है वो सर्वोच्च स्थान पर था। उधर 7वीं शताब्दी के अंत तक अरब देशों में, अरब देश की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो भारत की बात थी कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था जो है वो एकदम उच्च थी, प्रकाष्ठा पर पहुँची हुई थी। लेकिन अगर हम अरब देश की बात करें तो अरब देश में जो है वो हज़रत मोहम्मद साहब द्वारा चलाया गया इस्लाम धर्म पूर्ण रूप से विस्तार पा चुका था। 7वीं शताब्दी के अंत की हम बात करें तो उस वक्त तक जो है वो जो इस्लाम धर्म है वो अरब देशों में पूरी तरह से जो है वो विस्तृत हो चुका था, विस्तार पा चुका था। हजरत मोहम्मद साहब ने शिक्षा के जो महत्व हैं उसको धार्मिक संदर्भ में निरूपण करते हुए कहा है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी कहा था कि उनका एक यह कहना था कि एक माता पिता जो भी बहुमूल्य उपहार, जो भी चीज़ें अपने पुत्र को या अपने पुत्रियों को भेंट करता है, उपहार स्वरूप अपने बच्चों को भेंट करता है, उन सभी में शिक्षा का उपहार जो है उसे सर्वोच्च माना गया है। एक टॉप पे रखने की बात की गई है कि शिक्षा का जो उपहार है वो सर्वोच्च है माता पिता के द्वारा दिए गए उपहारों में। ठीक है। और जब 8वीं शताब्दी के प्रारंभ जब होते हैं तो उस समय तक जो है वो मुसलमान अनुयायियों की संख्या जो है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो अनुयायियों की जो संख्या है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में। और यह जो है वो धर्म संसार के बहुत सारे भागों में, यानी आप यूँ कहें कि अटलांटिक के जो पूर्वी किनारे हैं, अटलांटिक महासागर के जो पूर्वी किनारे हैं वहाँ से लेकर चीन तक फैल गया। ये उसी वक्त की बात है, यानी 8वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात है। उस वक्त से ही जो है वो अटलांटिक महासागर के जो पूर्वी क्षेत्र जो थे वहाँ पर, वहाँ के जो देश थे, तो वहाँ से जो है ये पूरा का पूरा जो है इसका विस्तार जो है वो चीन तक होता चला गया। भारतवर्ष में आप जानते हैं कि मुसलमानों का सबसे पहला आक्रमण जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था 712 ईस्वी में, है ना। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी पर पहली बार भारत पर चढ़ाई की, और इसके पश्चात लगातार जो है वो मुस्लिम जो आक्रमण जो है वो होता चला गया, मुस्लिम आक्रमण होता चला गया, क्योंकि भारत को विजय करने के ध्येय से, भारत के कुछ पार्ट को विजित करने के ध्येय से जो है वो लगातार मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वो लगातार जो है वो आक्रमण करते रहे। मोहम्मद गजनवी की का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, और जिन्होंने सन 1000 से लेके 1026 तक भारत पर आक्रमण किए, और
काफ़ी धन लूटा उसने, अपने देश में शिक्षा का प्रसार का कार्य किया। उस धन से, जो लूटे हुए जो धन थे, उससे अपने देश में जो है वो शिक्षा का प्रसार किया। मोहम्मद गौरी पहला मुसलमान आक्रमणकारी था जिसने 1192 ईस्वी में भारत की शासन व्यवस्था कायम की। कि ये थोड़ा मैं इतिहास के पन्नों को उलट रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर ऊपर झांकने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि मोहम्मद गौरी जो था वो पहला मुसलमान आक्रमणकारी था जिसने 1192 ईस्वी में भारत में शासन व्यवस्था कायम की थी। और मोहम्मद गौरी ने अनेक भारतीय जो विद्यालय है और मकतब के रूप में जो है वो बदलने का काम किया। यानी उन्होंने भारतीय विद्यालयों को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद उन विद्यालयों को ध्वस्त करके उसको मकतब के रूप में बदल दिया। यानी मुसलमानों का जो शासन है वो हमारे देश में लगभग 700 वर्षों तक रहा और लगातार मुस्लिम शिक्षा का प्रचार होता रहा। अब हम विभिन्न वंशों एवं शासकों के काल की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो शहाबुद्दीन गौरी, जो कि इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध है, जो अभी हमने कहा कि 1192 ईस्वी में उसने शासन व्यवस्था की बागडोर संभाली, उसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हो चुकी थी। और जो 1206 ईस्वी में मृत्यु होने के पश्चात 1206 से 1526 तक आप कहें कि गुलाम, तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी, है ना, ये सारे वंशों ने भारत के ऊपर जो है वो एक राज किया। एक तरह से कहिए कि पूरा का पूरा भारत के जो ये इसे सल्तनत काल कहते हैं, ठीक है। तो इन इन 5 वंशों ने जो है, जो गुलाम, तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी, इन 5 वंशों ने के जो सुल्तान हैं उन्होंने भारत पर जो है वो 1526 ईस्वी तक राज किया। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम था और उसे ही बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और सन 1556 ईस्वी की बात करें तो पानीपत की, अब इसी का जो रिवर्स जो बात होती है कि 1526 से 1556 ईस्वी तक मुगलों ने अपना पूरा का पूरा दबदबा कायम रखा भारत पे। और 1556 ईस्वी में मुगलों ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो है वो अपना आधिपत्य जो है वो पूर्ण रूप से जमा दिया और मुगल वंश के अनेक शासक जो है वो होते चले गए। और साथ ही साथ इनके जो बहादुर शाह थे, बहादुर शाह जफर, आप जानते होंगे, इतिहास के अगर पन्नों को आप उल्टेंगे तो बहादुर शाह जफर जो है उनकी मृत्यु जो है वो 1818 ईस्वी में हुई थी। और इस प्रकार जो है वो 1206 से लेके 1857 तक, 1206 से लेके 1857 तक जो है वो कहीं ना कहीं आपके मुग़ल साम्राज्य का जो है वो शासनकाल माना जाता है। और 1857 के बाद जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें कि अंग्रेज का आधिपत्य जो है वो हो गया। हालांकि अंग्रेज जो है वो 1600 ईस्वी के बाद ही अपना धीरे धीरे व्यापार बढ़ाने लगे थे और राजाओं से और मुग़लों के साथ मिलकर जहांगीर के दरबार में गए और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये पूरा का पूरा एक आप कहें कि हमने एक सम्मिलित रूप से आपको बताया कि किस तरह से भारत में मध्यकाल की शुरुआत होती है। और मध्यकाल में मुख्य रूप से जो मुस्लिम साम्राज्य है, मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत के साथ साथ मुख्यतः 2 फेज़ों में बांट दिया जाता है इसको, मुस्लिम साम्राज्य को। और 2 फेज़ में पहला तो आप जो सल्तनत वंश है, जो पाँच जो वंश है उसकी बात हम लोगों ने की कि गुलाम, तुगलक, खिलजी और सैयद के साथ साथ लोदी वंश ने किस तरह से दिल्ली पे शासन किया। और इसके पश्चात जो है वो बाबर आए और उसके बाद उन्होंने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ फिर आधुनिक काल में तक में ये इन कर जाता है
यानी जो अ, अ, अंग्रेज़ों का जो काल है, अंग्रेज़ों की जो कालक्रम जो शुरू होता है, वहाँ से फिर जो है वो मुग़लों का एक पतन जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये एक चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं कि भारत में शिक्षा संबंधी जो मुस्लिम शासक थे, तो मुस्लिम शासकों का शिक्षा संबंधी क्या चेष्टाएँ थी, उन्होंने क्या एफ़र्ट्स दिए, ठीक है, मुस्लिम एम्पेरर्स ने भारत में। तो उनका जो मूल उद्देश्य था, इस्लाम धर्म की जड़ को और मजबूत बनाना। जो भारत में मुस्लिम शिक्षा का मूल उद्देश्य था, इस्लाम धर्म की जड़ को और मजबूत बनाना। यानी मुस्लिम शासकों ने इस विचार को फैलाने में योगदान दिया, एक विचार को फैलाने में योगदान दिया, ना ही कि शिक्षा को। ध्यान रहे, ठीक है। यानी इन शासकों ने इस विचार को फैलाने में योगदान दिया, भले ही उनकी मात्रा दूसरों की अपेक्षा कम हो। यानी मुस्लिम शासकों की जब हम बात करें, तो हमने अभी कहा कि सल्तनत काल और मुग़ल काल दो भागों में बांट दिया जा सकता है, जिसमें आप जब सल्तनत काल की बात करें तो हमने जो शुरुआत कहा कि गुलाम वंश से, तो इसके अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, नसीरुद्दीन, बलबन, ये जो है वो धीरे धीरे जो है वो इस्लाम धर्म के प्रचार के रूप में जो है वो प्रचारक के रूप में करते चले गए। उसके बाद फिर जलालुद्दीन खिलजी आते हैं, फिर मुबारक खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिर उसके बाद लोदी आ जाते हैं, सिकंदर लोदी आ जाते हैं। इन सभी बादशाहों ने शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया, लेकिन इस्लामी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रायः सभी ने अपने राज्य में मकतब और मदरसा आदि शैक्षिक संस्थाओं को खोला, जो कि मकतब जो है वो प्राइमरी एजुकेशन की बात की जाती थी और मदरसाओं में जो है वो हायर एजुकेशन की बात की जाती थी। तो इन संस्थाओं को जो है वो हर एक अपने अपने हर एक राज्यों में इन्होंने खोला, और शैक्षिक संस्थाओं को खोलने के पश्चात इसमें दूसरों विषयों की पढ़ाई भी अवश्य होती थी। लेकिन दूसरे विषय की पढ़ाई ऐसी नहीं थी कि दूसरे विषयों की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन कुरान ही पठन पाठन के मुख्य साधन थे। जो कुरान हुआ करता था वो ही पठन पाठन का मुख्य साधन के रूप में हुआ करता था। जब हम मुग़ल काल की बात करें तो सल्तनत काल की बात थी। मुग़ल काल की बात करें तो मुग़ल काल के बादशाहों में बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी ने शिक्षा के प्रसार में भी, इन लोगों ने भी काफ़ी योगदान दिया। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के समय में की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कहीं से भी कमतर थी या नगण्य थी या नहीं थी। इन लोगों ने भी काफ़ी योगदान दिया। भारत में जो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसमें इन लोगों ने भी काफ़ी योगदान दिया। लेकिन इस्लामी शिक्षा के प्रति औरंगजेब के उत्साह का वर्णन कम ही है, बहुत कम है। औरंगजेब जो लास्ट की जो फेज की बात है, तो शाहजहाँ तक तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन औरंगजेब जो है वो वहाँ से जो है वो मुग़ल साम्राज्य के पतन का भी हम कहते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का पतन औरंगजेब से ही शुरू होता है। और औरंगजेब ने मुसलमानों के लिए असंख्य मकतबों एवं मदरसाओं की स्थापना की। और इससे क्या है कि उसका जो एक धार्मिक सहिष्णुता की जो बात होती थी, जो ठीक है, उस वक्त तक जो है वो हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना शुरू हुआ, रहते थे। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया कि बहुत सारे जो विद्यालय हैं उनको और नुकसान पहुंचाया, और उसके साथ साथ जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत अधिक के संख्या में जो है वो मकतब और मदरसे का निर्माण कर दिया, जो कि साथ ही साथ इसे यह भी करना चाहिए था, जो कि एक शासक की जो नीति होनी चाहिए
उस शासक की नीति ये होनी चाहिए कि सिर्फ मकतब और मदरसे के का ही इसकी स्थापना ना करें, बल्कि अन्य विद्यालयों की भी स्थापना करते और इन मकतब और मदरसों में अन्य विषयों का भी पठन पाठन सुचारू रूप से चलने दिया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं औरंगजेब की जो नीति थी, औरंगजेब की नीति इसमें कारगर साबित नहीं हुई। और हम कह सकते हैं कि जो इस मध्यकालीन शिक्षा के इतिहास को यदि शिक्षा का एक अंधकार युग कहें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो औरंगजेब का जो शासनकाल था वो पूरा का पूरा जो है वो मध्यकालीन शिक्षा के इतिहास को शिक्षा का अंधकार युग में और ज़्यादा एक आप कहिए कि अंधकार से जो है वो घिरा हुआ रहा। तो वो चीज़ें जो है वो बहुत सारी एक एक आप कहिए कि वहाँ उस वक्त के जो हमारे जो पब्लिक थे, जो पीपल थे, ये बहुत असंतोष व्याप्त हो गया, बहुत सारे कम्युनिटी में बहुत सारी असंतोष व्याप्त होती चली गई। तो क्योंकि वैदिक काल एवं बौद्ध काल में जो शिक्षा की जो प्रगति हुई थी, जो देश में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हो चुकी थी, तो इसकी अपेक्षा अगर हम देखें तो मुसलमान काल में उसकी उपेक्षा व अवनति हुई। यानी जो विदेशों से आप देखिए कि नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में विदेशों से लोग पढ़ने यहाँ आते थे। अब उसका विनाश हो जाना, ध्वस्त हो जाने के साथ साथ अब वो जो शिक्षा व्यवस्था जो प्रकाष्ठा पर थी, जो प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था जो प्रकाष्ठा पर थी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, वो मध्यकाल में वो प्रकाष्ठा खत्म हो गई, उसकी अपेक्षा होने लगी, अवनति होती हुई नजर आने लगी। शिक्षा व्यवस्था को हम दो भागों में बांटते हैं। इस्लामी शिक्षा के दो रूप को हम देखते हैं। पहला प्राथमिक या फिर आप कहें कि प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरे की अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा। तो इन जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं में विशेष रूप से शिक्षा की व्यवस्था मुसलमानों के लिए ही की गई थी। यानी कुछ अपवादों के अतिरिक्त मुस्लिम शिक्षा भारतीय जनता के उन अति अल्पसंख्यकों के लिए थी जो मुस्लिम वर्ग को अंगीकार कर लेते थे, यानी जो कन्वर्टीज होते थे, मुस्लिम जो धर्म को स्वीकार करते थे, उनके लिए भी ये शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। यानी आप मुस्लिम धर्म को स्वीकार कीजिए, जो कन्वर्टीज हैं, जो अंगीकार करना हुआ यानी कन्वर्ट करना हुआ, तो जब वो कन्वर्ट की बात करते थे तब ये शिक्षा व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें भी दी जाती थी, उसी तरह से जो अन्य मुसलमान हुआ करते थे। पाठ्य पुस्तक की बात करें तो कुरान के अतिरिक्त शिक्षालयों में अरबी, फारसी भाषाओं का व्याकरण, ठीक है, फारसी जो भाषा थे उसके व्याकरण पढ़ाए जाते थे। इतिहास, गणित, भूगोल, ज्योतिष शास्त्र, तर्कशास्त्र, ये जो नीति शास्त्र, ये सारे जो विषय हैं उनका अध्ययन करवाया जाता था। यूनानी चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं करवाई जाती थी। शिक्षण विधि में मदरसे तथा मकतब में जो है वो मौखिक भाषण के तौर पर, हालांकि प्राचीन काल व्यवस्था में भी मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी, लेकिन खास करके जब हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में लेखन कला का विकास हो चुका था, और लेखन कला के विकास होने के साथ साथ अगर मुस्लिम शासक अगर चाहते तो शिक्षा को उस वक्त जो है वो इतना समृद्ध था, हमारा देश भारत इतना समृद्ध था कि शिक्षा व्यवस्था को बहुत ऊपर तक ले जाया जा सकता था, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली देश था भारत उस वक्त। लेकिन किसी भी शासकों ने, चाहे तो वो सल्तनतकालीन शासक हो, चाहे तो वो मुगलकालीन शासक हो, किसी शासकों ने शिक्षा व्यवस्था की तरफ उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया, और इस कारण जो है वो मदरसे और मकतबों में भी मौखिक भाषण और के तौर पर ही जो है वो शिक्षा व्यवस्था जो है वो ज़्यादातर कायम रही। प्रत्यक्ष शिक्षण और रटंत जो विधि थी, और जो रटंत विधि जो थी उसको भी अस्तित्व में रखा गया।
चूँकि ये प्राचीन काल से चला आ रहा था जो लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत बदलाव ये देखने को भी मिले कि जो शिक्षण विधि थी उसमें प्रयोगात्मक विधि की जो है वो धीरे धीरे महत्ता दी जाने लगी, और इस कारण से जो है वो थोड़ा सा शिक्षा का एक जो स्वरूप है वो खुला। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मध्यकाल में देखने को मिलता है कि जो प्रयोगात्मक विधि है उससे जब शिक्षा दिए जाने लगा और उस विधि का जब प्रयोग किया जाने लगा, तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर एक एस्पेक्ट खुला, एक द्वार खुला शिक्षा की तरफ। शिक्षा के केंद्र के रूप में जो मुस्लिम शिक्षा थी वो मकतब, मदरसा, दरगाहों पर, उसके बाद कुरान, स्कूल में जो फ़ारसी होते थे, फ़ारसी स्कूल अलग होते थे। स्कूल जो होते थे वो ख़ास करके हिंदुओं के लिए एक स्थापित होता था स्कूल। हालांकि मंदिरों के आसपास के जो क्षेत्र होते थे वहाँ पर भी होता था, मस्जिदों के आसपास के क्षेत्र में मदरसा स्थापित किए जाते थे, लेकिन ये जो है वो एक शिक्षालय का केंद्र हुआ करता था। इस तरह से जो है वो हम देखते हैं कि शिक्षा का विस्तार जो है वो मध्यकालीन में होता चला जाता है। हमने शुरुआत में कहा था कि हमने इसको हम दो भागों में हम बांटेंगे कि हिंदू एजुकेशन सिस्टम कैसी थी और मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम कैसी थी। तो इसको हम दो पार्ट में हम बांटकर हम देखने का प्रयास करते हैं कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में मुस्लिम एजुकेशन और हिंदू एजुकेशन कैसी थी। हालांकि जब हम इसे एक आगे बढ़ें उससे पहले हम थोड़ा सा ये भी देख लें कि जो परीक्षाओं का जो प्रचलन था या जो मूल्यांकन का जो काल था वो मुस्लिम काल में आज की शिक्षा की तरह नियमित परीक्षाएं नहीं होती थी। छात्रों की बौद्धिक उपलब्धि का मूल्यांकन का ज्ञान कराया जाता था, उसी दृष्टि से ज्ञान करवाया जाता था और उसी के आधार पर जो है वो शिक्षा को समाप्त कर दिया जाता था। और जब शिक्षा का समापन होता था उसके पश्चात विद्यार्थी को फाजिल, आलिम, काबिल, है ना, इस तरह की उपाधियां दी जाती थी। अब कभी आपने नाम सुना होगा, काबिल मतलब इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर, ऐसे समझिए कि आज की जो आप स्कूलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, स्कूलिंग कंप्लीट करने के लिए आप फाजिल हो जाते हैं, उसके बाद फिर जब आप ग्रेजुएशन करते हो आलिम हो जाते हैं और जब आप मास्टर करते हो तो काबिल कहलाते हो। ये उपाधियाँ थी उस वक्त की मध्यकालीन भारत की, ये उपाधियाँ थी। तो ये उपाधियाँ जो है वो दी जाती थी उन्हें, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदू शिक्षा पद्धति की, यानी मध्यकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में हिंदू शिक्षा पद्धति कैसी थी। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो बौद्ध युग के पश्चात एक निश्चित शिक्षा पद्धति की स्थापना हो चुकी थी। ये सभी हम जानते हैं कि बौद्ध युग में अपने चरमोत्कर्ष पर शिक्षा थी। बाहर से विदेशों से लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे, हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे, और उस वक्त जो है वो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इस युग में अभी हमने बात भी की कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे जो देश भर से में ज्ञान का प्रसार करते थे, और हिंदुओं को जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो पाठशालाओं में होती थी। ये पाठशालाओं में होती थी। लगभग सभी महत्वपूर्ण गांवों में, नगरों में पाठशालाओं का अपना भवन होता था, ठीक है। जैसे आज की शिक्षा व्यवस्था है, आज के स्कूल के अपने भवन होते थे, ठीक उसी प्रकार उस वक्त जो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था थी और मध्यकालीन में इंटर करते करते उस वक्त तक जो है वो पाठशालाओं के लिए अपना भवन हुआ करता था। प्रत्येक गांव में जो महत्वपूर्ण, छोटे मोटे गांव नहीं लेकिन जो इम्पोर्टेंट गांव होते थे, शहर और नगर जो होते थे, वहाँ पर अपने भवन हुआ करते थे। और ये पाठशालाएँ जो हैं वो समांतर, आज भी बहुत सारे स्कूल देखिए आप गांव में जाइए तो मंदिर के पास में हुआ करता है या मंदिर के साथ संलग्न हुआ करता है,
दान में दी गई होती है ये सारी की सारी ज़मीनें। तो आज भी पाठशालाएं जो हैं वो मंदिर के साथ संलग्न हुआ करती हैं, बहुत जगह आप देखते हैं। लेकिन उस वक्त जो है वो सामान्यतः यानी अधिकांशतः की बात करें तो वो मंदिरों के साथ ही संलग्न हुआ करती थी। और समानतः इन पाठशालाओं का अपना भवन होता था और संपन्न व्यक्तियों के अतिरिक्त जो है वो आवास के लिए आवासीय शिक्षा की भी स्थापना हुई करती थी। और जो शैक्षिक कार्य है उसका भी संपादन जो है वो हुआ करता था। बैठने की व्यवस्था जो है वो छात्र जो है वो स्वयं करते थे। अमूमन जो है वो छात्र जो है वो भूमि पर आसन लगा के बैठते थे या घर से कुछ टाट या बोरे लिया आया करते थे। तो इस तरह से जो है वो शिक्षा व्यवस्था जो है वो थी प्राचीन काल की बात अगर हम करें तो। जब हम शिक्षा के प्रसार प्रसार की बात करते हैं तो आज के समान जो है वो तत्कालीन शासन के लिए जन कल्याण के नियम स्थापित किए जाते थे, यानी जन कल्याण के लिए शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। जहाँ तक अगर हम बात करें वही हिंदू शिक्षा का जो प्रश्न है तो भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के आगमन के पश्चात इसमें स्थगन एवं पतन आ गया। यानी जब से जो मुस्लिम आक्रांताओं की अगर हम बात करें, जो वॉरियर्स हैं जिन्होंने भारत को जीता उस वक्त जब आक्रमण करके, तो उस वक्त के बाद जो है वो धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था जो है वो पतन होता चला गया। धीरे धीरे जो है उसका ह्रास होता चला गया। यानी प्राचीन काल में जो हिंदू शिक्षा में जो विस्तार आया था वो प्रशासन के साथ साथ सारे चीज़ों में जो विशेष अभिरुचि शुरू हो गई थी। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो है जब मुस्लिम आक्रांताओं ने इस्लामी आवेश में आकर तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयों को जब नष्ट कर दिया, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी विख्यात शैक्षिक संस्थाएं समाप्त हो गई। और इसके समाप्त होने के पश्चात ही जो हिंदू शिक्षा व्यवस्था थी वो अस्त व्यस्त हो गई। हालांकि अकबर जैसे उदार मुस्लिम शासकों को छोड़कर, अकबर जो बहुत ही बेहतरीन उदार मुस्लिम शासक था, ये जो सामान सुल्तान और जो बादशाह थे, इन्होंने हिंदुओं की शिक्षा के प्रति हमेशा से उदासीनता दिखलाई, हमेशा से ये उदासीनता दिखलाई। और मुस्लिम शासकों को हिंदू शिक्षा के विस्तार में उदासीनता के फलस्वरूप ही उनकी ओर से किसी भी प्रकार की ना आर्थिक सहायता दी जाती थी, ना कोई अनुदान दिया जाता था, ना कोई प्रोत्साहन दिया जाता था। इस तरह से सारा का सारा दायित्व जो है वो समान हिंदू जनता पे पड़ जाता था। और हिंदू जो सामंत होते थे, जो प्रधान होते थे, इनके ऊपर आ जाता था। और धीरे धीरे ये व्यक्तिगत होता चला गया। और इस प्रकार से शिक्षा की जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे ह्रास होती चली गई। धीरे धीरे इसका जो है वो नीचे चलता चला गया, गिरता चला गया। हालांकि कुछ मुग़ल जो शासक थे, यानी जो विशेष रूप से जो अकबर के शासनकाल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में नए अध्याय प्रारंभ किए गए। उसके साथ साथ कुछ विद्यालय भी प्रारंभ की गई। हिंदू शिक्षा प्रणाली को फलने फूलने का एक नया अवसर प्रदान किया गया, लेकिन कुछ सीमित तक। बाद में औरंगजेब आए और औरंगजेब ने फिर उसे उससे भी बदतर स्थिति में पहुंचा दिया, है ना। उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति में औरंगजेब ने पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जो हिंदू शिक्षा व्यवस्था थी मध्यकालीन भारत की, खास करके जो मुस्लिमों के आगमन के पश्चात की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो हाँ, तो डिस्कनेक्ट हो गया था अचानक से। तो एनीवे, तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको।
और हम बात कर रहे थे कि फिर जो अकबर के जो शासनकाल थे उसमें जो है वो एक इस क्षेत्र में जो है वो काफ़ी कार्य हुए और फिर से जो हिंदू शिक्षा प्रणाली थी वो फलने फूलने लगे। लेकिन फिर बात वहीं आकर अटक जाती है कि जब औरंगजेब के शासन काल में की जब बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका ह्रास होता हुआ नज़र आया। बहुत ज़्यादा जो है वो अ, तरीका जो है वो उसके विद्यालय को ध्वस्त करने का या बहुत सारी चीज़ें जो मकतब है और मदरसा है इसको उन्होंने बल्क रूप में जो है वो स्थापित किया और इस प्रकार जो है वो हिंदू शिक्षा प्रणाली जो है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होती हुई नज़र आती है। जब हम उद्देश्य की बात करें तो मध्यकाल में शिक्षा का जो उद्देश्य था वो हम हिंदू शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो भिन्न था। इसके माध्यम से लोग अपना आध्यात्मिक एवं मानसिक विकास कर आत्मा की शुद्धि करना चाहते थे, किंतु इस बात से भी सर्वथा इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ अंश में लोग राज्य में नौकरी प्राप्त करने के लिए भी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। उनके द्वारा जो है वो शिक्षा का जो एक उद्देश्य हुआ करता था प्राचीन काल से अगर हम देखें तो उसका उनका उद्देश्य यह भी हुआ जाने लगा कि रोजी रोटी कमाने के लिए या ख्याति पद पर आसीन होने के लिए भी शिक्षा का उद्देश्य जो है वो उस ओर बढ़ता चला गया। अगर हम अगर हम मुस्लिम शिक्षा पूर्णतः धर्म पर आधारित थी, लेकिन दूसरी ओर हिंदू शिक्षा जो है वह पूर्णतः धर्म पर आधारित नहीं थी। हम दूसरे शब्दों में हम कहें कि हिंदू शिक्षा मुस्लिम शिक्षा की अपेक्षा कठोर धार्मिक नियंत्रण से काफ़ी हद तक मुक्त रही, काफ़ी हद तक मुक्त रही। जो जो मुस्लिम शिक्षा थी उसमें कुरान अथवा अन्य धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। व्याकरण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, ज्यामिति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, तर्क शास्त्र, ये सभी जो हैं वो मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं इन विषयों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, इनके प्रति कोई भी अभिरुचि नहीं दिखलाई गई, बशर्ते इन्होंने कुरान और धार्मिक ग्रंथों को ज़्यादा तवज्जो दी, उनके अध्ययन पर विशेष बल दिया, ज़्यादा बल दिया। दूसरी ओर हिंदुओं की बात अगर करें तो हिंदू के धार्मिक ग्रंथ वेद, उपनिषद, गीता, पुराण ये सारे के सारे थे, लेकिन इन धार्मिक ग्रंथों को जब हम मध्यकाल की बात करें तो ये अनिवार्य नहीं थे पढ़ने। दोनों के में अंतर देखिए कि कुरान पढ़ना अनिवार्य था, लेकिन गीता, वेद, कुरान पढ़ना अनिवार्य नहीं था। इसके स्थान पर जो है वो जो हिंदू शिक्षा प्रणाली थी उसका मुख्य उद्देश्य था चरित्र निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, प्राचीन संस्कृति की रक्षा और धार्मिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के लिए प्रशिक्षण देना। तो ये सारे के सारे शिक्षा के उद्देश्य थे। मध्यकालीन शिक्षा की उद्देश्य की जब हम बात कर रहे हैं तो जब हम शिक्षा के साधन की बात करें तो हिंदू शिक्षा के विभिन्न साधन थे, जिसमें कि पाठशाला, उसके साथ साथ स्वतंत्र शिक्षकों के द्वारा हिंदू छात्रों को स्वतंत्र रूप से शिक्षा दी जाती थी। यानी आप अभी कहें कि छोटे छोटे टोलियों में, छोटे छोटे टोलों में शिक्षा जो है वो दी जाती थी छोटे अलग अलग शिक्षकों के द्वारा। इसके साथ साथ ही जो शिक्षा के जो अन्य साधन थे उसके माध्यम से हिंदू शिक्षा प्राप्त करते थे, जैसे कीर्तन है, कवि सम्मेलन है, वाद विवाद है, विचार विमर्श है, ये सारे जो है वो शिक्षा के शिक्षकोपार्जन के ये सभी साधन थे। और शिक्षकोपार्जन के जो उद्देश्य थे उससे छात्र विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में जाते थे और शिक्षक उन्हें यथोचित ज्ञान उपलब्ध कराते थे। और प्रायः संपूर्ण मध्यकाल में ब्राह्मण शिक्षकों की हिंदू शिक्षा व्यवस्था में प्रधानता रही। यानी जो ब्राह्मण हुआ करते थे, जो पांडित्य में जो प्रखर हुआ करते थे, तो वो जो है उनकी शिक्षा व्यवस्था जो है वो हमेशा से प्रधानता पर रही।
हर तरह से वो ठीक रहा। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी हिंदू शिक्षण व्यवस्था। एक चीज़ और हम इसमें उल्लेख करना चाहते हैं कि शिक्षा प्रारंभ कैसे होता था। तो नियमित शिक्षा के लिए जब भेजे जाते थे, तो हमने प्राचीन काल भारत में भी देखा था कि उपनयन संस्कार जो है वो किया जाता था, और ये सामान्यतः जो है वो 5 वर्ष की उम्र से उपनयन संस्कार संपन्न किया जाता था। 5 वर्ष की उम्र में, कभी कभी 7 वर्ष की उम्र में, 6 या 7 वर्ष की उम्र में भी ऐसा होता था। और इसके लिए जो है वो एक निश्चित घड़ी और तिथि जो है वो तय की जाती थी, और सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान थोड़े संपन्न करवाए जाते थे परिवार के द्वारा। और ये जो सारे के सारे जो संस्कार हुआ करते थे, ये संस्कार जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा हुआ करते थे। जो ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा संपादित किए जाते थे, संपन्न किए जाते थे। इस अवसर पर जो है वो शिक्षक की उपस्थिति में जो हिंदू बालक जो होता था वो ओम, हरि, श्री शब्दों को लिखता था शिक्षक की उपस्थिति में। उसके बाद जो है वो सहभोज करवाया जाता था ब्राह्मणों में, और गरीबों में दान देने की व्यवस्था की जाती थी। इस तरह से जो है वो एक अनुष्ठान करके उपनयन संस्कार करवाए जाते थे, और ये उपनयन संस्कार के पश्चात जो है वो बालक को शिक्षा व्यवस्था जो है वो शुरुआत करवाया जाता था। हालांकि आज भी आप देखिए बहुत सारे हिंदू जो धर्मावलंबी हैं उनमें यह भी आज भी है कि खल्ली छुआते हैं या कुछ इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि एक विशेष समय, दिन, तिथि का निर्माण करके तय करके उन्हें पढ़ाया जाता है। उन्हें कॉपी पेंसिल दिया जाता है बच्चों को, या स्लेट पेंसिल दिया जाता है बच्चों को। तो इस तरह से जो है वो उनका जो है वो आज भी जो है, आप उसे उपनयन संस्कार कहिए या किसी और दूसरे नाम दीजिए, लेकिन आज भी ये प्रथा जो है वो हिंदुओं में प्रचलित है। हिंदू बालकों को जो जब पाठशाला में पहली बार प्रवेश करना होता था या विद्यालय आरंभ करना होता था, तो ये उनके जीवन की आज भी और उस वक्त भी उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना समझी जाती थी। तत्कालीन जो साहित्य हैं उनमें अनेक स्थानों पर इसकी चर्चा की गई है। इस अनुष्ठान के पश्चात जो है वो एक शैक्षिक जीवन जो है वो विधिवत रूप से आरंभ हो जाता था। शैक्षिक जीवन विधिवत रूप से आरंभ हो जाता था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादातर लड़कों के लिए ये व्यवस्था थी। लड़कों के लिए वहाँ पर, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, हालांकि बाद में आकर जो है वो बहुत सारे बदलाव हुए। बहुत सारे ऐसे जो हिंदू महिलाएं थी वो भी पढ़ना शुरू कर दी। हिंदू जो मुस्लिम जो महिलाएं थी उन्होंने भी शिक्षा आरंभ किया, लेकिन बहुत गिने चुने ऐसे उदाहरण मिलते हैं। खास करके लड़कों को ये शिक्षा, ये सारे के सारे जो उपनयन संस्कार और ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो लड़कों के लिए ज़्यादा थी। लड़कियों के लिए बहुत कम ही व्यवस्था ऐसी थी। तो इसे भी समझने का प्रयास आपको करना होगा कि उस वक्त जो है वो लड़के और लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा अंतर समझा जाता था, बहुत ज़्यादा भेदभाव था। यानी पढ़ाई लिखाई इस तरह के कार्य जो हैं वो शिक्षा का कार्य करने का अधिकारी केवल और केवल लड़के को ही समझा जाता था। तो ये इस तरह से हम बात करते हैं कि हिंदू शिक्षा व्यवस्था जो है, हिंदू शिक्षा पद्धति जो है वो थी। और फिर जो है वो प्राथमिक, उसी तरह से फिर प्राथमिक शिक्षा की बात आती है, माध्यमिक शिक्षा की बात आती है, उच्च शिक्षा की बात आती है। तो ये सारी की सारी जो है वो शिक्षा व्यवस्था थी। अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम शिक्षा पद्धति, क्योंकि हमने हिंदू शिक्षा पद्धति की बात कर ली, अब हम मुस्लिम शिक्षा पद्धति की बात करते हैं। और भारत में जो इस्लाम के प्रभुत्व स्थापित होने के पूर्व ही पश्चिमी तथा मध्य एशिया के देशों में इस्लामी शिक्षा पद्धति का बीजारोपण और विकास हो चुका था। अब्बासियों द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली का ही प्रारूप था, जो बाद में
मंगोलों के बगदाद और अन्य मुस्लिम सांस्कृतिक केंद्रों का उन्मूलन कर दिया गया, तब भारत ने इस्लामी शिक्षा की संस्कृति दिखी और वहाँ पर जो है इसकी दीप शिखा को प्रज्वलित किया गया कि उधर जब ये सारे के सारे जो सांस्कृतिक केंद्र थे, जो मंगोलों द्वारा बगदाद और ये सारे जो मुस्लिम सांस्कृतिक केंद्र थे उसका उन्मूलन कर दिया गया, हटा दिया गया, दमन कर दिया गया, तो भारत में इस्लामी शिक्षा की जो संस्कृति थी उसे धीरे धीरे प्रज्वलित करना शुरू कर दिया गया। और सही पूछा जाए तो मध्यकालीन में जो भारत है, मध्यकाल का जो भारत है, उसमें इस्लामी सभ्यता संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। भारत जो है वो इस्लामी संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र बना। इस्लामी देशों में शिक्षा की जो बागडोर थी, जो धर्म के जो नेताएं थे, जो उलेमा और सूफी जो दार्शनिक थे, इनके हाथ में थी। पूरी की पूरी उलेमा और जो धार्मिक नेता जो उलेमा होते थे और सूफी जो दार्शनिक होते थे, उनके हाथ में ये सारी की सारी चीज़ें थी। और प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए उन दिनों माने आज की तरह ही आप व्यवस्था कहिए कि सुव्यवस्थित प्रणाली, कोई भी सुव्यवस्थित प्रणाली जो है वो नहीं थी। यानी शासक और जो धनी वर्ग हुआ करता था, वे लोग महत्व को देखकर अपने बाल बच्चों को उचित शिक्षा निजी अध्यापकों की नियुक्ति करके या विद्यालयों में डालकर करवाया करते थे, दिया करते थे, ना ही कि शिक्षा को अनिवार्य रूप से देना पड़ता था। जब जैसी आवश्यकता पड़ती थी उस हिसाब से उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी। यानी वैसे प्राथमिक स्कूलों और मदरसों की भी व्यवस्था रहती थी, है ना, वो ऐसा नहीं है कि नहीं रहती थी, लेकिन किसी जो संपन्न व्यक्ति है, जो धनाढ्य व्यक्ति है, जो संपन्न व्यक्ति है, उसके निजी आवास और गृह पर मस्जिदों से संलग्न रहते थे, उसी में जो है वो उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी। आगे पढ़ने के लिए उनके बच्चे मदरसे में तो जाते थे, मदरसों में भी जाने का प्रावधान था, जहाँ ख्याति प्राप्त आलिम अथवा विद्वान जो उनके जो धर्मशास्त्र और साहित्य, व्याकरण, पुराण, न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित आदि का उच्च ज्ञान प्रदान करते थे। और ये दुर्भाग्य ही कहें कि तत्कालीन मध्यकालीन इतिहास लेखकों ने भारत में शिक्षा तथा ज्ञान के विस्तार के ऊपर विशेष ध्यान न देकर राजनीति, दरबार की भव्यता, ये सभी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो इन्होंने दिया, युद्ध को ज़्यादा तवज्जो दिया, विजय अभियान को ज़्यादा तवज्जो दिया, इस पर बल दिया। तो ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हर किसी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हर किसी के लिए एक दुर्भाग्य ही था कि जो तत्कालीन मध्यकालीन इतिहास लेखक थे, उन्होंने भव्यता, युद्ध, विजय अभियान, राजनीति, दरबार, ये सारी की सारी चीज़ों का अच्छे से उल्लेख किया, लेकिन कभी भी तत्कालीन शासकों को इस ओर इंगित नहीं किया कि जो मुस्लिम एजुकेशन है, जो मध्यकालीन जो शिक्षा का एक या फिर जो एक रीढ़ की हड्डी साबित होता है किसी भी देश के लिए शिक्षा, किसी भी समाज के लिए, उस ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तत्कालीन साहित्य में अनेक कवियों और लेखकों, इतिहासकारों, दार्शनिकों, धर्मज्ञों, वैद, हकीम, ज्योतिष, गणितज्ञ, बहुत सारे लोगों का वर्णन मिलता है। ये बहुत महान महान विद्वान भी हुए। इस काल के कुछ शासक जो हैं वो महान विद्वान थे, लेकिन फिर भी इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में जो लोग हैं वो शिक्षा को आप कहिए कि बस सिर्फ एक दान की वस्तु समझते थे, शिक्षा दे देना है, उपादेयता समझते थे, अनिवार्यता नहीं समझते थे। और इस्लाम में जो शिक्षा का अर्जन है उस पर
बल तो दिया गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी अपने मत में कहा था कि इस्लाम के अनुयायियों के लिए शिक्षा तथा ज्ञान का उपार्जन करना ही धार्मिक उत्तरदायित्वों में से एक है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम का जो उद्भव हुआ था उसमें शिक्षा की कहीं व्यवस्था नहीं थी। हमने शुरुआत में ही कहा था कि शिक्षा के लिए साहब ने बहुत बहुत बड़ी बात कही थी कि माता पिता अपने बच्चों को जो सबसे अमूल्य उपहार देता है, भेंट देता है, उसमें से एक शिक्षा है। सबसे अमूल्य भेंट जो है वो शिक्षा है। लेकिन फिर भी जो आने वाले जो शासक जो हुए कुछ सदियों में, 200, 300, 400 वर्षों के बाद जो शासक हुए, वे कहीं ना कहीं ये जो इस्लाम धर्म की जो एक मुख्य रीढ़ थी, जो हड्डी थी, उसे उन्होंने भुला दिया और ज़्यादातर राजनीतिक दार्शनिकता की बात की, युद्ध की बात की, भव्यता की बात की, दरबार की भव्यता की बात की। इन सभी चीज़ों की जो है वो ज़्यादा तवज्जो दिया उन लोगों ने, बशर्ते के शिक्षा के प्रचार प्रसार, है ना। और ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के शिक्षा के प्रति जो है वो गहरी रुचि या अभिरुचि का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने किया। मध्यकालीन शिक्षा का विकास इन्होंने किया, लेकिन जो पर्सपेक्टिव होनी चाहिए थी, जो चीज़ें चाहिए थी नैतिक विकास की ओर, जो चीज़ें चाहिए थी जो सामाजिक विकास की ओर, उस ओर न ध्यान देकर ज़्यादातर जो है वो कुरान की शिक्षा और आस-पास में जो चीज़ें जो है उसकी संस्कृति और उस ओर ही ध्यान ज़्यादा दिया। जो पाश्चात्य देशों में उस समय तत्कालीन समय में जो पाश्चात्य देशों में जिन शिक्षा पद्धतियों का जो विकास हो रहा था, उन शिक्षा पद्धतियों को इन्होंने नहीं अपनाया और इस कारण जो है वो पिछड़ते चले गया। हमारा जो देश है, भारतवर्ष जो है, वो धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मध्यकालीन जो मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था थी, उन्होंने काम तो किया, बहुत कार्य किया शिक्षा के लिए, लेकिन सही दिशा में जिस दिशा में कार्य करना उचित था, उस दिशा में इन्होंने कार्य नहीं किया। जब हम गुलाम वंश और शिक्षा की जब हम बात करें, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात जो भारत में जो शासन व्यवस्था, जो गौरी का जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके हाथ में आई और 4 वर्ष का उसका शासनकाल था। आप पढ़ेंगे इतिहास तो उसमें आपको दिखेगा कि उसका शासनकाल 4 वर्ष तक रहा और इस सीमित काल में उसने धार्मिक अनुराग के कारण सैकड़ों मस्जिद व मकतब बनवा दिए। सैकड़ों मस्जिद व मकतब जो है इन्हीं 4 वर्षों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दिए। इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था और इसके विकास के लिए भी क्रियाशील था। जहाँ एक ओर उसने इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित किया, वहीं दूसरी ओर हिंदू मंदिरों और बौद्ध विहारों को नष्ट करवा दिया। देखिए अंतर, देखिए, यानी इस्लाम के उत्थान के लिए जो है इसने हिंदू जो मंदिरें होते थे, जो बौद्ध के जो विहार हुआ करते थे, तो इसे उसने नष्ट करवाता हुआ चला गया, पूरा का पूरा ये ध्वस्त करवाता हुआ चला गया। और उसके शासनकाल में नालंदा, विक्रमशिला आदि प्राचीन जो शिक्षा के केंद्र थे, ये ध्वस्त हो गए, पूरे के पूरे जो है वो ध्वस्त होते चले गए और वहाँ पर जो है वो मस्जिदों का निर्माण होना शुरू हो गया। इस तरह का कार्य जो है वो शुरू हो गया। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, है ना, तो अस्त व्यस्त उस वक्त क्या था कि शासन जो था, जब इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो शासन जो है वो अस्त व्यस्त था, तो उसको उस शासन की व्यवस्था को डोर को संभालने में वो लग गया। हालांकि वो विद्या प्रेमी था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो विद्या प्रेमी व्यक्ति था,
वो शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक रुचि रखता था, लेकिन चूँकि उस वक्त का की जो व्यवस्था थी वो सही नहीं थी, और उसे सही करने में वो लग गया, और शिक्षा की ओर जो है वो उसने ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। उसने एकाध मदरसों का निर्माण करवाया थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा उसने शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब दिल्ली में जो उसके द्वारा निर्मित किए गए मकबरे, जो जो फिरोज के समय में जो उसकी की जो चर्चा मिलती है, तो वो भी जो है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस वक्त उथल पुथल हो रहा था, इसीलिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके पश्चात जब रजिया गद्दी पर बैठी, तो हालांकि वो एक सुयोग्य महिला थी, कुरान में स्वतः पारंगत थी। उस वक्त कुरान में रजिया सुल्तान जो है वो पारंगत थी। उसने दरबार में बहुत सारे विद्वानों का सम्मान किया था। उसके शासनकाल में जो मुइज्जी मदरसे जो हैं, उसके नाम से मुस्लिम संस्था स्थापित की गई। मुइज्जी मदरसा नामक जो है वो मुस्लिम संस्था स्थापित की गई। रजिया का शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, बहुत छोटा शासनकाल था, लेकिन उसने शिक्षा के क्षेत्र में मतलब एक सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना शुरू किया। एक सकारात्मकता की तरफ जो है वो कार्य करना शुरू किया। तो ये जो है, ये जो शासनकाल है, वो जो शिक्षा का जो प्रसार है, वो फिर गुलाम वंश के साथ फिर खिलजी वंश में आया, जहाँ जलालुद्दीन खिलजी, और हालांकि जलालुद्दीन खिलजी विद्या प्रेमी था, उसने शिक्षण संस्थाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया, उसने पुस्तकों की व्यवस्था की, है ना। एक बहुत बड़ी शाही पुस्तकालय की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा। अमीर खुसरो को उस शाही पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो एक बहुत बड़े विद्वान थे। जलालुद्दीन खिलजी के जो दरबार हैं उसमें विद्वानों का सम्मान किया जाता था, बहुत सम्मान किया जाता था। उससे पहले अगर हम गुलाम वंश की बात करें तो तबकाती नासिरी का नाम आपने सुना होगा। ऐतिहासिक ग्रंथ है, सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है तबकाती नासिरी। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो गुलाम वंश के जो सबसे जो प्रसिद्ध सुल्तान थे नसीरुद्दीन, तो शिक्षा का जो प्रसार था, तो इसको लेकर जो है इसी प्रचार प्रसार को खिलजी वंश के जो जलालुद्दीन है उसमें वो कुछ चीज़ें आया। हालांकि बलबन जो थे वो बलबन जो है वो स्वयं में ही एक विद्वान था, सुप्रसिद्ध कवि था वो, और अपने पुत्रों को भी उसने आदेश दिया था कि विद्वानों को सम्मान करो और उसकी खोज करो, उसकी खोज के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करो। तो ये सारी की सारी जो है ये शिक्षा व्यवस्था थी वहाँ पर। हर तरह से एक शिक्षा का जो प्रादुर्भाव था, जो शिक्षा की जो व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं एक स्तर पर इन विद्वानों ने, जो विद्वान शासक हुए, इन्होंने करने की चेष्टा की। लेकिन उस क्षेत्र में उस विजन के साथ, उस सोच के साथ, जिस तरह से अकबर ने किया था, अकबर के काल को जो है वो स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। तो जिस प्रकार से अकबर ने किया था मध्यकाल में, उस काल की तरह इन लोगों ने उतना ज़्यादा जो है वो शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं कर। गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का जो संस्थापक था, तो तुगलक वंश में ये जो खिलजी वंश का जो पतन हुआ और जो गयासुद्दीन तुगलक था, तो उसमें और इसमें एक बड़ा अंतर यह देखने को मिलता है कि राज्य की ओर से सही मायने में शिक्षा की प्रगति का जो प्रयास किया गया था वो इस दौरान हुआ। यानी
जब हम खिलजी का ह्रास जब देख रहे हैं और जब तुगलक का जब उत्थान जब हम देखते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं राज्य की ओर से जो शिक्षा की जो प्रचार प्रसार है, जो प्रगति है, उसको देखने को मिलता है। वो जो उजड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था थी, उसको गयासुद्दीन तुगलक जो है वो उसकी जड़ें को जमाने का जो है वो कार्य करता है, उसकी जड़ें जो है वो जमाता हुआ नजर आता है। विद्या प्रेमी और उसके समय में जो है वो तमाम मकतब और मदरसे जो है वो बनाए गए, बहुत सारे कार्य किए गए। फिर तत्पश्चात जो है वो मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, इस तरह से जो है वो आगे बढ़ता चला गया। फिर बाबर का युग आया और धीरे धीरे जो है वो एक आप कहिए कि जो 1526 ईस्वी में जब हम मुगल काल की स्थापना जब हो रही है, तो उस वक्त जो है वो चित्रकला, संगीत, ललित कला, नृत्य कला, ये सभी का जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्थान होता है। तो ये सारे के सारे चीज़ें आप देखते हैं कि शिक्षा की जो संरक्षण की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, हम व्यापकता की बात करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मुस्लिम काल में देखने को मिलती है। और हमने पहले ही निचोड़ हमने बताया कि अगर हम कंपेयर करें प्राचीन कालीन और मध्यकालीन भारतीय शिक्षा से, तो जो प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा जो चरमोत्कर्ष पर थी, वो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ह्रास होता हुआ नजर आया। उसके बहुत सारे कारण रहे, जो आक्रांताओं के द्वारा जो भारत विजय किया गया, बहुत सारे विद्यालयों को नष्ट किया गया, बहुत सारे पुस्तकालयों को नष्ट किया गया, न जाने कितने बहुमूल्य पुस्तकों को जला दिया गया। आपके पास नालंदा विश्वविद्यालय है, उसकी ख्याति आपको पता है ना? सैकड़ों दिनों तक वो लगातार जलती रह गई थी। तो सोचिए कि कितनी सारी बहुमूल्य पुस्तकें वहाँ होंगी, जिसकी मूल प्रति वहाँ पड़ी होंगी, जिसे आज हम बहुत सारे ऐसे ज्ञान के स्रोत जो हैं वो वहीं पर दफन हो गए, वहीं पर जल गए, वहीं खत्म हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा 2 मिनट में स्त्री शिक्षा की भी बात कर देता हूँ कि मुस्लिम काल जो था उसमें स्त्री शिक्षा कैसी थी। तो यद्यपि अगर हम बात करें तो मुस्लिम संस्कृति में पर्दा प्रथा को मान्यता प्रदान की गई है, और इस्लाम ने जो है वो स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं किया है। इस्लाम ने कभी भी स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं किया है, लेकिन ये एक विरोधी तत्व बनता नजर आ रहा है। यानी एक तरफ तो पर्दा प्रथा है और दूसरी तरफ जो है वो स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं है। तो इसके फलस्वरूप, इन दो विरोधी तत्वों के फलस्वरूप भी स्त्री शिक्षा पर जो है वो प्रभाव पड़ता है। यानी बालिकाओं को एक निश्चित आयु तक बालिकाओं को एक निश्चित आयु तक बालकों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार थे, परंतु निश्चित आयु के बाद उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी। यानी जो एक निश्चित आयु हुआ करते थे, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, जो भी एक आयु निर्धारित की गई थी, उस आयु तक ही वे महिलाएं जो हैं वो पढ़ सकती थी। एक्सेप्शंस को छोड़कर, जैसे रजिया थी वो एक्सेप्शंस थी, ठीक है। उसने काफ़ी पढ़ाई में उसने काफ़ी वो खास करके वो कुरान का तो मास्टरमाइंड थी, वो पूरा का पूरा उसने कुरान का ज्ञान था, बहुत बहुत डीपली ज्ञान था, और उसने बहुत काम भी किए थे अपने शासनकाल में शिक्षा के प्रसार के लिए। उसने महिलाओं की शिक्षा के लिए जो है वो हमेशा से पक्षधर रही थी। तो लेकिन एक समान आयु के पश्चात जो है वो शिक्षा समाप्त हो जाती थी महिलाओं की। तो ये जो है एक बड़ी विडंबना थी कि महिलाओं की जो शिक्षा थी वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि
एक तो पर्दा प्रथा थी, हालांकि मुस्लिम धर्म में, उनकी संस्कृति में स्त्री शिक्षा को का विरोध कभी नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि उसमें विरोध किया गया था कि हाँ स्त्री शिक्षा नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो आप इस जो मुस्लिम धर्म है या जो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा में जो मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था थी उसके अंतर्गत जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ओके।